स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते ही हैं कि आपके चैनल पर लगातार अति संभावित प्रश्नों की सीरीज दी जा रही है और ये क्लास उन स्टूडेंट्स को समर्पित है जो कई बार प्रयास करने के बावजूद भी उनका सीटेट नहीं निकल रहा है। बार बार 70 से 90 नंबर के बीच में अगर आप भी फंस रहे हैं, रह जाते हैं, तो ये क्लास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। तो आज का दोस्तों ये जो लाइव सेशन है ये गणित के लिए है और गणित चूँकि सबकी बेसिक डिमांड, बेसिक आवश्यकता, तो हम उसी सब्जेक्ट को पैटर्न वाइज लेकर चलते हैं जिसकी डिमांड बेहतर हो और जहाँ पे काम करने की ज़रूरत आपको ज़्यादा है। तो आइए फिर चलें सीधा प्रश्नों की तरफ। क्या है दोस्तों पहला क्वेश्चन, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना व जागृत उत्पन्न करने का कौशल विकसित करता है। ये दोस्तों किसने कहा, किसकी लाइन थी, ये किस साइकोलॉजिस्ट की लाइन है, किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात को कहा था? तो इनफैक्ट आप सबको पता होगा, जब भी चेतना की बात हो, जब भी किसी परिभाषा में, डेफिनेशन में, क्वेश्चन में चेतना की बात हो, आत्मा की बात हो, नई सूचना को संचार करने की बात हो, दोस्तों वहां पे हमेशा वन एंड ओनली प्लेटो, वही प्लेटो दोस्तों जिनके बारे में आप सब लोग जानते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? आपको बताना है कि गणित के पठन पाठन में इनमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसका दोस्तों महत्व नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन, नवीन विचारों की जानकारी लेना। तो दोस्तों गणित, आप सबको पता है कि गणित सबका गुरु है। हर विषय का अगर सामंजस्य देखा जाए तो गणित सर्वोपरि आ जाता है ना? तो ये बात सबको पता है कि गणित नवीन विचारों की जानकारी तो प्रोवाइड करेगा ही। गणित में अभ्यास वैसे दोस्तों बहुत मैटर करता है, गणित खासकर गणित के सब्जेक्ट में। हालांकि अभ्यास एक नेगेटिव वर्ड है लेकिन फिर भी गणित में है तो आप सकारात्मक लेंगे। चौथा है शिक्षण सामग्री के रूप में। गणित का जो पठन पाठन है उसमें सबको पता है कि शिक्षण सामग्री क्या होता है। शिक्षण सामग्री का मतलब वो टीचर, वो बालक और वो पाठ्यक्रम, वो ब्लैक बोर्ड, वो सारी चीजें। अब कह रहा है कि कौन सा दोस्तों इसमें महत्व नहीं है? तो कभी भी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गणित नहीं पढ़ाया जाता है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का मतलब क्या होता है जानते भी हो? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का मतलब होता है कि हम जिस रूप में चाहें उस चीज को पालें। तो कभी ये मैटर नहीं करता, ये कभी इतना मतलब पॉसिबल भी नहीं है। ठीक बात है कि बच्चा एक कोरा कागज है, आप उसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, लेकिन ये कहो कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति कर ले, तो दोस्तों ये आंसर बिल्कुल निगेटिव है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? फिर से आपको निगेटिव उत्तर का तलाश करना है तो कमेंट करके सब लोग बताएंगे। तो दोस्तों हमें लगता है कि ये बच्चा नंदिनी जो है आपकी क्लास में उपलब्ध है और आप सबको अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और इनफैक्ट सोचिए सिलेक्शन के बावजूद भी अगर ये बच्चा पढ़ रहा है, क्या आपने कभी ऐसे बालक देखे हैं? जरा विचार कीजिएगा आप। नंदिनी सिदार आपके बीच में लगभग अपने चैनल पर ये 1.5 साल से ये बच्चा पढ़ रहा है। इसका छत्तीसगढ़ वर्ग 2 में इसकी सरकारी जॉब लग चुकी है। अभी कल ही इनका शायद रिजल्ट आया और इनकी नियुक्ति हो गई है और आपके बीच में शायद अभी देखो ये आंसर भी कर रही हैं। तो इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बात है। सोचो कि जॉब लगने के बाद भी अगर बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ तो जॉब लगने के बाद तो लोग पार्टी करते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये होता है बच्चे की, कहते हैं नहीं, ये होता है बहुत गहरी सोच, ये होता है विनम्रता, और इसी को कहते हैं कि जो जितना विनम्र होगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपका राइट उत्तर क्या होगा? तो बेटा सबको पता है कि गणित के पठन पाठन में, या गणित का पठन पाठन कभी इस चीज के लिए नहीं होता
नंदिनी, अगर कुछ बताना चाहो, इन लोगों को कुछ कुछ कहना चाहो तो ज़रूर इन सभी स्टूडेंट्स को आप अपनी बातें कह सकती हो और अपने अनुभव इन्हें बता सकती हो कि निरंतरता और कंटिन्यूटी और कभी ना हारने की आदत किस तरह से आपको सफल बनाया। आप इनके बीच में हो सके तो आप जो भी कहना चाहो इन लोगों को ज़रूर आप कह सकती हो। तो दोस्तों, इनमें से गणित शिक्षण में सबको पता है कि भैया गणित पढ़ाने का उद्देश्य बच्चे के अंदर कौशल डेवलप करे, वो निपुण हो जाए, कॉन्फिडेंस आए। लेकिन व्यवसायिक कुशलता, कभी नौकरी करवाना जॉब नहीं होता प्राइमरी पर। अभी तो बच्चे का व्यवहार बदलना है, सीधी सी बात है। बच्चे का व्यवहार हम बदल देंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हम क्या कहते हैं, आप मेरी क्लास में डेली आते हो, चलो ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोगों को समझ भी आता होगा, कुछ को नहीं भी आता होगा। लेकिन यकीनन मैं ये बात कहूँगा कि अगर किसी बच्चे का विचार अगर हमारी क्लास से बदलता है, स्वयं से पढ़ने की उसके अंदर आदत डेवलप हो जाती है, तो ये होता है मेन पढ़ाई। समझ रहे हो आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व दोस्तों किस रूप में है? सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको दोस्तों 4 पे आपको कमेंट करना है और बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। सक्सेना जी कह रही हैं कि सर टिक लगा है। बेटा यही तो दिक्कत है कि जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं वो सिर्फ कमियां खोजते हैं, कहाँ टिक लगा है। बेटा हम आपका टेस्ट लेने के लिए क्लास करवा रहे हैं, आप मेरे को बताओ, आपका टेस्ट करने के लिए क्लास हम करवाते हैं, ये टेस्ट नहीं हो रहा है। किताबों में अगर टिक लगा है तो हम उसको डिलीट कर देंगे पकड़ के? ये संभव तो नहीं है। अभी सीखने सिखाने का दौर है, बिना मतलब की बातें करते हैं बच्चे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर चाहे प्राथमिक स्तर पर गणित का एक ही महत्व है, बच्चे के व्यवहार को बदलना, व्यवहारिक परिमार्जन करना। हमने कहा व्यवहार बदलेगा तो डैट मीन्स हमेशा मेरे द्वारा पढ़ाए गए एनसीएफ के 5 लाइन याद रखना। क्या? ज्ञान को उसके जीवन पे जोड़ना। दूसरा, ज्ञान को गतिविधि के द्वारा देना। तीसरा, ज्ञान को किताबों से दूर ले जाना। चौथा, ज्ञान को रट्टा मार प्रणाली से मुक्त रखना। पांचवा, ज्ञान को। तो फोर्थ का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? यहां पे इसका राइट आंसर होगा बी। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि सर जानबूझकर नंदिनी का नाम ले रहे हों या ऐसा करवाते हों। कुछ बच्चे, जो नए बच्चे सोच सकते हैं, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे कि नंदिनी यहाँ पे लगभग मुझे लगता है 1.5 साल से बच्चा पढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और लगातार अनवरत पढ़ा है ये बच्चा। अब सोचो आप इसके मतलब इस बच्चे की गहराई की, इसकी मानसिकता का आप सोचो, इसकी मेहनत का अंदाजा तब लगा सकते हो जब इसका सिलेक्शन सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी क्लास में पढ़ रही है। जज्बा देख रहे हो? और आप लोग सिर्फ झगड़े में टाइम लगाते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व किस चीज के लिए है? और मैं फिर कहूंगा नंदिनी कि अगर आप सफल हुए, मैं बार बार कहता हूं इसमें मेरी कोई क्रेडिट नहीं है, हम इतना ही कहेंगे कि आपने मेहनत किया, मेरा मान बढ़ाया, मेरा सम्मान रखा कि कम समय में ये चैनल गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाने वाला एक सशक्त माध्यम आपके लिए बना। बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व किस रूप में है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु। तो बेटा आप सबको इसका उत्तर पता होना चाहिए कि एक बात बताओ, जब आप 5वां क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको सोचने पर यह मजबूर भी कर रहा है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। बेटा अंकगणित का उद्देश्य, अच्छा पहले आप बता दो 5वें का उत्तर क्या होगा, पहले आप लोग कर लो। सुधीर राज और दीपक त्यागी, रंजीत अस्थाना, दीपक, मीतल और सुधीर राज। इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए मैं आप सबको समझाता हूं कि बेटा सीटेट बहुत नॉर्मल एग्जाम है। सीटेट के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी संस्था, बहुत बड़े बड़े किताबों की जरूरत नहीं होती। पेडागॉजी का पैटर्न सीखो, एक ही बार में 100+ करके आओगे। अब यहां देखो, यहां पे कौन सा उत्तर सही है? सारे बच्चे उल्टा सीधा जवाब कर रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हो बेटा कि मजदूरी करवाना
कैसी बातें करते हो। एक तरफ आप कहते हो कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे को पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, प्राइमरी लेवल पर बच्चे को पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है क्या, उसके व्यवहार को बदलना ना, उसके अंदर मूल्यों को जागृत करना ना। तो ये मजदूरी और व्यवसाय कहां से ये शब्द आ गया, इसके लिए आप तैयार कर रहे हो। तो आप डी वाले ऑप्शन को कैसे कह सकते हो, जरा इस पर आपको सोचना पड़ेगा, अपने विवेक से आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा सोच विचार के उत्तर करा करो प्रभु, ऐसी गलती नहीं करते दोस्त। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। 5 के बाद आपको 6वां क्वेश्चन शायद ये रहा। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान का उपयोग जो संबंधित है, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वो क्या है। जरा 4 ऑप्शन देखो और अपने विवेक से उत्तर करो, है ना। गणित की परिभाषाओं को रटना, खैर हेमलता भी आपके यहाँ के हैं नंदिनी, थोड़ा बहुत इस बच्चे को भी गाइड करते रहना, देखते रहना। खैर अभी इस बच्चे का सेमेस्टर अभी नहीं पूरा हुआ है और इनफैक्ट मुझे उम्मीद है कि हेमलता भी सक्सेस होकर रहेगी। और इनफैक्ट यहाँ जितने बच्चे हैं, हालांकि यहाँ इधर अभी यूपी में मौका नहीं मिल रहा है इन बच्चों को, अदरवाइज ये भी बाजी मार कर आएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे में एक चीज़ है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही बनाऊंगा। हारना हम कभी स्वीकार कर नहीं सकते और पीछे मुड़कर हम देखना नहीं चाहते, औरों से हम तुलना नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, मेरे 90 आए, 92 आए, 95 आए, 100 आए, फर्क नहीं पड़ता। 45,000 उसको भी मिलेगा, 45,000 140 नंबर वाले को मिलेगा। तो डजेंट मैटर, सिर्फ मेहनत पर विश्वास करो। दोस्तों सबको पता है कि परिभाषा निगेटिव होता है, प्रत्यास्मरण का मतलब रटना होता है, तो वो भी नेगेटिव है। उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, ठीक बात है, उतनी तो बुराई इसमें नहीं भरी है। सोचने समझने के बाद निर्णय लेना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना, इसमें भी कोई खास बुराई नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम चुने तो किसको चुने। दोस्तों इसका राइट आंसर जो आपको चुनना है वो है समस्याओं की पहचान। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या अंतर है। ये 3-4 नंबर आपके प्राइमरी से और जूनियर में आपका सेट करते हैं। निदानात्मक का मतलब होता है सॉरी, वैसे मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, बहुत सर दर्द है मेरे को, समझ लो जुकाम की वजह से, पर आपके लिए काम करना है क्योंकि पढ़ाना एक पैशन है, तो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा, निदानात्मक का मतलब होता है कमियों की पहचान करना और उपचारात्मक का मतलब होता है कमियों का पता चल चुका है और अब हम उसका उपचार करेंगे। तो खैर समस्याओं को हल करने की उपयुक्त विधि, लेकिन भैया हल तो तब करेंगे जब उसकी पहचान होगी और फिर सूत्र या जो भी उपकरण है उसकी सहायता से उसको हम हल करेंगे। तो सी वाला उत्तर आपको टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से दोस्तों कौन सा है। कमेंट करके सब लोग बताइए कि पाठ्यक्रम के निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। रंजीत, मीतल, रीमा, सुस्मिता, राहत, आफजा। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न विषयों से सहसंबंध। दूसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम ऐसा हो जो आपको आगे बढ़ाए और पाठ्यक्रम ऐसा हो जो अवकाश के समय का सदुपयोग करे। अवकाश मतलब समझते हो, कई बार आप घूमने जाते हो, टहलने जाते हो, बहुत जगह जाते हो, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, कोई शादी विवाह में आप गए, आप खाली वहाँ बैठे हो, आप चूंकि पार्टी करने वाले हो नहीं लेकिन चूंकि मजबूरी में आपको जाना पड़ गया, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस समय भी वो अमूर्त चिंतन करते रहते हैं, डैट मीन्स चीज़ों को याद करते रहते हैं, चीज़ों को समझते रहते हैं, या जहाँ पे गए हैं वहाँ पर भी कुछ जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है अवकाश के समय का सही सदुपयोग। तो दोस्तों इसका कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जो गलत हो, तो सारे उत्तर सही हैं। तो आप कहोगे ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप लोग। गणित शिक्षण के माध्यम से
बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? बेटा एक चीज बताएं, जब आपको मैंने बार बार कह दिया, जिसके जेब में जिसके हाथ में गणित आ गया ना, क्योंकि गणित का मतलब ही होता है भाई अमूर्त चिंतन, कल्पनात्मक सोच और तर्क शक्ति, विचार शक्ति। बिना विचार शक्ति के आप तर्क कर सकते हो? और विचार और तर्क दोनों मिलकर जब आप इस तरह के अग्रदर्शी का मतलब होता है बेटा आगे बढ़ाने वाला, जो आगे तक की सोच उसके अंदर डेवलप हो। तो आत्मविश्वास बिल्कुल सही, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एक आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है और रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार सारे बच्चे कम से कम 5 से 10 सेकंड का समय लेकर वीडियो को सब लोग शेयर कर दें। शेयर कहां करना है आप सबको पता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर फेसबुक के जो टेट सीटेड ग्रुप्स होते हैं आप उसमें शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, जो भी आपके पास संसाधन हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए। 8 के बाद आपको मैं लेकर चलूंगा 9वें की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में जाना जाता है? इनमें से वो कौन सा सब्जेक्ट है जो विज्ञान विषयों का आधार बनेगा? तो आई थिंक आपको पता है बिना गणित के तो विज्ञान चल नहीं सकता। ठीक बात है, गणित खुद तो चल लेगा लेकिन बिना गणित के विज्ञान नहीं चल पाएगा। और विज्ञान में क्या क्या होता है? विज्ञान में भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है। सारी चीजें अगर देखा जाए तो वो गणित का एक पहलू जरूर टच करते हैं। तो दोस्तों 9वें का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, ध्यान से उत्तर करना, गलती ना हो, सोच समझ के उत्तर करो। और मैं कई बार कहा हूं, अगर आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगता है तो मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे पढ़ो। 24 घंटा पढ़ने से सफलता नहीं मिलती, सही चीजें सही तरीका आजमाने पर ही सफलता मिलती है। तो बस काम करिए आप लोग ढंग से। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों आपको उत्तर करना है, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे फटाफट से। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय किसे कहा जाता है? तो बेटा आप सब लोग जानते हो कि अमूर्त शब्द देख लेना, तर्क शक्ति देख लेना, अपसारी चिंतन देख लेना, ये कहीं भी अगर ऐसा शब्द अगर आपको दिखता है तो आप कह देना सर इसका संबंध सीधा सीधा गणित से है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किस चीज में सहायक है? कमेंट करना जरा। भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, सांख्यिकी में, या दोस्तों उपरोक्त सभी में? क्या लगता है आपको? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किन चीजों में सहायक है? तो सबको पता है गणित तो इन तीनों की जननी है। कहते नहीं कि गणित में ये तीनों बातें आकर समा जाएंगी, भौतिक हो चाहे रासायनिक या सांख्यिकी। सांख्यिकी तो खैर सबसे प्रमाणिक शाखा है गणित की, और आपसे पूछ भी सकता है कि सबसे प्रमाणिक शाखा गणित की कौन सी है, तो आप इसको उत्तर करेंगे। स्वाति सोनम, सत्यप्रिया, सुनीता रावत, रंजीत, नंदिनी, कंचन, अंजलि यादव, कंचन चौधरी, कविता और सुस्मिता यादव, दीपक त्यागी और कंचन चौधरी, सुमन यादव। बेटा देखो रीमा परेशान ना हो, वो मैं कब कराऊंगा उसके बारे में टेंशन ना लो, कब कराएंगे उसके बारे में कदापि टेंशन ना लिया करो। और ये सोच मत लेकर बैठा करो कि जो इस बार प्रश्न आया था पेपर में वो अगली बार वो आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इस सोच से दूर हटो, इस सोच से आगे बढ़ो, क्योंकि जो इस बार आया था वो अगली बार नहीं आएगा। बहुत स्पष्ट शब्द में आपको कहता हूं। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास दोस्तों किस रूप में हो? अभ्यास के रूप में हो तो देखते ही आप कह देना भैया तर्क। गणित का मतलब ही होता है तर्क संगत। अगला क्वेश्चन, क्योंकि गणित तर्क पे चलता है, गणित ऐसे अफवाहों पे नहीं चल सकता। गणित का मतलब अगर 2 पंचे 10 होता है तो 2 पंचे 20 नहीं हो जाएगा, फिर 2 5 जा 10 ही होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ सभी लोग 13 के लिए।
माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, ढंग से सोच विचार के उत्तर कीजिएगा एक एक प्रश्नों को। आंचल सक्सेना, सुस्मिता यादव, रिंकू सुनीता, पल्लवी और रिंकू कुमारी, रंजीत और नंदिनी। दोस्तों सबको पता है कि माध्यमिक स्तर पर डैट मीन्स सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे अंकगणित तो होता ही है, लेकिन साथ में दोस्तों क्या हो जाता है, साथ में अलजेब्रा भी आ जाता है, यानी बीजगणित भी आ जाता है और ज्यामिति भी शामिल हो जाती। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो इसलिए चूँकि आप इसको कितना भी पढ़ लो आप भूल सकते हो, और ये इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से हो या ना हो, लेकिन अगर परीक्षा में ये बात आ गई तो बात बिगड़ जाएगा। बात बिगड़ने का मतलब आप कंफ्यूज जाओगे, कहीं त्रिकोणमिति न डाल दो। अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, ये दोस्तों माध्यमिक स्तर पर ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कितने क्वेश्चन हुए थे? 13 के बाद आपको देखना है 14 को। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व किस रूप में है? सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। लकी, रंजीत, सुमन और दिव्या, नंदिनी, रीमा। दोस्तों विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। पहली बात, अगर आप गणित के बालक हो तो दिमाग थोड़ा सा प्लस पॉजिटिव पॉइंट रहता ही हो कि आप तर्क शक्ति वाले होते हो, आपकी मानसिक जो बौद्धिक आदतें हैं वो भी बेहतर होती हैं, और जो आप चाहते हो वो भी संभव हो सकता है। बेटा इंग्लिश की क्लास हम इसलिए थोड़ा नहीं करवाते हैं, रीज़न ये है कि बेटा उसकी ऑडियंस नहीं है। समझ रहे हो प्रशांत? इंग्लिश की क्लास कराना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश की क्लास कराने पर समस्या ये हो जाएगी कि उसकी कोई ऑडियंस नहीं है, इंग्लिश पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से जोड़ा बनाता है? तो आप बताओगे इसका उत्तर। गणित के शिक्षण में किताबों के द्वारा जो बालक होता है वो विषय वस्तु को किसकी सहायता से एकत्र करता है, जोड़ता है, युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करेगा, ठीक बात है, कोई बुराई नहीं है। संगठित करेगा, ठीक है, व्यवस्थित करेगा, ठीक है, लेकिन सवाल फिर उठ गया कि चुनना तो हमको सकारात्मक है ना, पॉजिटिव है ना। तो फिर ईशाना, रंजीत और स्वाति, सोनम, कविता, पल्लवी, लकी और हमारे सभी दोस्तों एक चीज़ जान लो, सीटेट का मतलब होता है कि एक ऐसे ऑप्शन को चुनो जिसमें सारी बातें समाहित हो जाएं। मतलब ये हुआ, हमने कहा संगठित का मतलब क्या है? संगठित समझते हो? जैसे मैं रोज़ आपको समझाता हूँ, क्लास में रोज़ एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा अगर आप कई बार सीटेट दे चुके हैं, नहीं निकल रहा है अगर सीटेट आपका, तो आप क्या करो, पेडागॉजी का पैटर्न सीखो। तो पेडागॉजी 5 सब्जेक्ट में आती है, फर्क कितना है, सीडीपी में 30 नंबर के करीब आता है और 15-15 नंबर आपके चारों सब्जेक्ट में आते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर पेडागॉजी का पैटर्न सीखो, संगठित कर लो, तो 5 सब्जेक्ट तो एक ही जगह संगठित हो जाएगा ना। तो एक तीर से 5 निशाने लगा सकते हो, और यही है सबसे सही तरीका पढ़ाई करने का। समझ रहे हो? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे संगठित करके यही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणित के पाठ्यक्रम के उपागम हैं? उपागम का मतलब होता दोस्तों विधियाँ। गणित की विधियाँ कौन सी हैं? दोस्तों अभी तक बहुत से बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। सोचो इतनी मतलब तबीयत मेरी ख़राब है, लेकिन फिर भी आपके लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को, सेशन को शेयर करें। दिल से लगे तो शेयर कर दो, ना लगे तो कोई बात नहीं। तो निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम की विधियां हैं? क्रिया केंद्रित, क्रिया केंद्रित समझते हो, बाल केंद्रित, अनुभव केंद्रित, कोई बुराई नहीं है, विषय वस्तु पर आधारित हो। विषय वस्तु का मतलब सिर्फ किताब नहीं होता, काफ़ी बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं, विषय वस्तु का मतलब फर्जी किताब। विषय वस्तु का मतलब हम टॉपिक क्या लेकर आए हैं। मान लो हमको महात्मा गांधी के ऊपर पढ़ाना है, तो मैं अहिंसा का ही एक टॉपिक लेकर आऊँगा और उस पर बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊँगा, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो किताब हो जाएगी। तो सही उत्तर क्या होगा? क्रिया केंद्रित का मतलब बाल केंद्रित, अनुभव केंद्रित और विषय वस्तु केंद्रित। ये बातें सब सही है, तो आप लोग किसको सही उत्तर मानोगे? और ख़ासकर जो बच्चे हमारे बिहार की तैयारी शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं या बिहार या स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट तो मान लो सबको देना है, और जो यूपी के सुपर टेट वाले बच्चे हैं वो पेडागॉजी पर विशेष ध्यान दें। जीतेगा दोस्तों वही
जो बाजी मारेगा। बेटा दिगंबर डिपेंड ये करता है कि आप वो ओबीसी हो या कोई अदर कास्ट के हो। अगर ओबीसी हो तो पास हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। गणित को 17वां क्वेश्चन दिखाते हैं। एक सेकंड में 17वें क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलूंगा। खैर दोस्तों 17वां क्वेश्चन कटा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम 18वें को ही देख लेते हैं। कोई बात नहीं, 17 को छोड़ो और 18 पे आ जाओ। सर ये पीवाईक्यू है? हाँ ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले जो 10 सालों में पूछे गए हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? हाँ बेटा पास हो आप। अगर आप ओबीसी हो देन यू हैव क्लियर योर एग्जाम। आपने अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया है। और ये मैं कहता हूं कभी तुलना मत करना। कभी तुलना का मतलब 82 वाला भी सिलेक्शन ले जाएगा और जो 120 लाए हैं वो भी सिलेक्शन ले जाएंगे। बस इसी से मोटिवेट होकर आप आगे बढ़कर और आगे बेहतर करो। वादा था कि फेल नहीं होगे तो फेल नहीं होगे, ये मानकर चलो। बाकी आगे की तैयारी पर ध्यान दो। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल। हाँ आज के पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष तो यही है कि लोग किताबों पे ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं, यानी किताबी ज्ञान के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, वो गलत है। विषयों में कोई आपस में सहसंबंध नहीं है तो वो भी गलत है। लचीलापन नहीं है तो वो भी गलत है। डैट मीन्स दोस्तों इसका सारा का सारा जितना भी उत्तर आपको दिख रहा है ये सब कमी ही कमी, इसमें कुछ अच्छाई नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो उसको जरा ध्यान से देखें। क्लास में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है किस चीज के लिए? स्वाति, सोनम, जावेद, सुमन यादव, सुस्मिता, कविता, दिव्या। बेटा टाइम मैनेजमेंट किया करो। जावेद हो या कोई भी स्टूडेंट हो, अगर क्लास की टाइमिंग 11 बजे की है तो 11:10 तक आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। जो बातें छूट जाती हैं यही तो दिक्कत है कि बेटा आप करने से ज़्यादा सोचने पर बल देते हो। करने पर फोकस करो। तो गणित में शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली जो मासिक परीक्षाएं होती हैं वो किसके लिए होती हैं? आपको क्या लगता है? पहला, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। ठीक बात है। वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए। तो कोई भी एग्जाम बच्चे को पास कराने के लिए नहीं होता। ये कैसी बात कर रहे हो यार? पास कराने के लिए मतलब ये शब्द ही निगेटिव है ना। पास बच्चे को कोई भी चीज पढ़ाई जाएगी तो पास और फेल के उद्देश्य से नहीं पढ़ाई जाती। छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए जी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हो? छात्रों की गणित के प्रति रुचि विकसित करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो दोस्तों आपका एकदम परफेक्ट और सही उत्तर होगा। और शाम की क्लास का टाइमिंग सारे लोग नोट कर लें। आपकी क्लास शाम को 9:20 पर लाइव हो जाया करेगी। अब आपको वेट लंबा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत हमारे लिए मैटर करता है। समय के हम बहुत पक्के इंसान हैं। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व तो नहीं है, क्यों? गणित का पाठ्यक्रम में महत्व ही नहीं है, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि यह विज्ञान के शिक्षण में सहायक है। इसका क्या मतलब हुआ? बालक की तकनीकी सोच का विकास करने में सहायक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। उपरोक्त सभी। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व तो नहीं है क्योंकि यह विज्ञान में सहायक है। तर्कात्मक सोच, बेटा ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो लग ही नहीं सकता। इसको नहीं पहले काटो यहां से। क्या मतलब है भाई? गणित पाठ्यक्रम इसलिए कि विज्ञान में मदद करे, तर्कात्मक सोच में करे, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो। उपरोक्त सभी। तो यहां नहीं को काट दो। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह इन चीजों में मदद करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मैं आपको मूव कराऊंगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब क्वेश्चन बड़े आ जाएं तो उसको बहुत ध्यान से देखा करो। एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेम, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में सोचने और काम करने का तरीका निश्चित है। ठीक बात है। तो नीचे दिए गया वो कौन सा कथन है जो इस बात का पालन नहीं करता? ये वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हो कि फंसाऊ क्वेश्चन है।
उलझाने वाला क्वेश्चन है। तो सोच लो भाई, आप लोग सोच लो, बताओ, मैं पढ़ाया हूं कई बार इस चीज को। पहला ऑप्शन दोस्तों, बच्चे को पढ़ाने की विधि फिक्स हो सकती है, क्योंकि आप उसको पठन पाठन कराने के लिए उछल कूद नहीं मचाओगे, 8-10 विधियां उपयोग कर सकते हो। आंकिक प्रश्नों को भी हल करने के 4 से 10 मेथड यूज कर सकते हो। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का भी एक निश्चित तरीका होता है, क्योंकि हर विषय की एक लिपि होती है, उस लिपि से तो बढ़कर तो आगे जा नहीं सकते। और चौथा, क्लास के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास बेटा ये पालन नहीं करेगा, यही चूंकि आपको निगेटिव ढूंढना था, तो यहां पर आप ध्यान दो, इस चीज का निगेटिव ढूंढना था, चूंकि दोस्तों क्लास के लिए चुना गया क्रियाकलाप और अभ्यास फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक क्लास में मतलब समावेशी है, वैयक्तिक विभिन्नता वाली क्लास हर क्लास होती है, वहां पे प्रत्येक बालक एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, उसकी रुचि अलग होती है, उसकी क्षमता अलग होती है, उसके काम करने का तरीका अलग होता है। तो हम क्लास के चुने गए क्रियाकलाप फिक्स कैसे कर सकते हैं? हमको किसी बच्चे को और अलग तरीके से पढ़ाना है। आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है? इसीलिए तो कि आप क्लास में जाओ तो तरह तरह के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का हर वो हथियार अपना सको जिससे बच्चे को आप सफल करा सको। स्वाति, रीमा, मोनिका, सत्यप्रिया पांडे, नंदिनी, ईशाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्क करने का एक तरीका होता है। ठीक बात है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि गणित में सोचने और कहने का एक निश्चित तरीका होता है। अच्छी बात है। कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इस बात की पुष्टि देगा? सही बात है भाई। अरे भाई 3 पचे 15 तो 3 पचे 50 नहीं हो जाएगा? तो गणित में कहने का और तर्क करने का दोनों का एक निश्चित तरीका है। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसके द्वारा हम इस बात को साबित कर सकते हैं? दोस्तों आप सबको दिख रहा होगा, पहले ऑप्शन में कह रहा है कोचिंग देना, तो कोचिंग शब्द ही निगेटिव है, ना कोचिंग करो ना किसी को सलाह दो। खोजबीन उपागम, इससे बेहतर दोस्तों कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता। मैं जूम कर देता हूं। अब इस ऑप्शन को जरा गौर दीजिएगा, गौर से, कि बेटा खोजबीन जानते हो एक ही ऑप्शन में कितने पॉजिटिव वर्ड भरे हैं? खोजबीन, हस्तचालक, वास्तविक जीवन पे जोड़ना, चर्चा। अब बताओ ये कभी गलत होगा? बताइए ये कभी गलत होगा? मैं क्यों कहता हूं कि पेडागॉजी में टैग वर्ड से काम नहीं चलने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ पेडागॉजी में टैग वर्ड से काम चल जाए तो बेटा ये मुमकिन नहीं है। पेडागॉजी का जहां से उत्पत्ति हुई है उसके रूट को पकड़ो, शब्दों के माया जाल जो शब्द हैं इनको कोरिलेट करना सीखो। खोजबीन का मतलब बच्चे को वैज्ञानिक तरीके से काम करने का मौका दो, उसको अपने हाथ से कोई क्रियाकलाप करने का मौका दो, जो भी काम दो उसके जीवन पे जुड़ा हो और उसको विभिन्न चर्चाओं में शामिल करो। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आपको लेकर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 कहाँ गया भाई? खोजिए जरा आप लोग, कहाँ गए भाई 23? एक सेकेंड रुके रहो। एक सेकंड दोस्तों, मुझे थोड़ा सा ठीक करने दीजिए इसको, 23 को। ये रहा दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आपको ढंग से नहीं दिखेगा, पर मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। पैटर्न समझते हो बेटा? नहीं समझते? जैसे एक बार आपने सीटेट का पैटर्न पकड़ लिया तो फिर दुनिया भाई सीट कैसे आपको समझाऊं? जो व्यक्ति पेडागॉजी पर डिमांड कर लेता है ना, सुपर टेट में भी 30 नंबर आपको पूरा दिलाएगा। बिहार में जो यस टेट होता है वहां पे पूरे 50 नंबर का शिक्षण आता है। कोई भी स्टेट हो, पेडागॉजी पर ही काम करो। सीटेट तो 90 नंबर आपको पास तो यही करवा देता है, लेकिन काम नहीं करते हो, क्योंकि आपको पढ़ना वहीं से है जहां पे ये लिखा हो कि पेपर यहीं से आएगा, है ना? तो बहुत समझदार हो, बहुत विवेकशील व्यक्ति हो, अपने आप से निर्णय लो। कोई कोचिंग संस्था आपको पास नहीं करा सकती, कोई भी कोचिंग संस्था पास नहीं करा सकती जब तक आप नहीं चाहोगे। तो पहले ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करें। कोई बुराई थोड़ी है,
प्रतियोगी परीक्षा गलत बात है, इससे बच्चों में निरस्ता आती है। सुडोकू पहलू गलत बात है। चौथा ऑप्शन इसमें है ये विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, ठीक बात है, इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। सृजनात्मकता, संख्या, संक्रियाओं, इनको समझने में मदद करना, डैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, आराम से कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत गजब का उत्तर आप लोग कर रहे हो। रश्मि कुमारी, ज्योति विश्वकर्मा, अंजलि यादव, पल्लवी और अमर कुमार। और हमारे जो भी स्टूडेंट दोस्तों पहली बार स्टूडेंट इस क्लास में आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, इस क्लास में आप तभी ज्वाइन करें अगर आप बार बार 70 से 90 नंबर के बीच में फंस रहे हैं, या आपका कभी 100 प्लस नंबर आ ही नहीं पा रहा है सीटेट में या आपके टेट एग्जाम में। आप तभी इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि ये क्लास प्रमुखता से उन्हीं बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं जो बहुत तेज हैं। उनको तो सब पास ही करा देंगे, लेकिन जो बेचारे बार बार फंस रहे हैं उनको साथ में लेकर कौन चलेगा। तो गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को हम किसके द्वारा बढ़ाएं? केवल एल्गोरिदम का उपयोग करें। एल्गोरिदम मतलब अब आपको मैं समझाता हूं ये एल्गोरिदम क्या है। जैसे आपको पता है कि फलाना व्यक्ति जो है रोज इसी रास्ते से आता है, तो आपको सोचना, आपने सोचा कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना है, तो आपने क्या किया कि एल्गोरिदम पकड़ लिया। हाँ भाई, इसी टाइम पे मैं यहाँ खड़ा रहूँगा और व्यक्ति मुझे मिलेगा। लेकिन उसने अपने एल्गोरिदम को बदला, उसने एक दिन अपना रास्ता या टाइमिंग ही चेंज कर दिया। तो क्या वो एल्गोरिदम काम करेगा? क्या वो एल्गोरिदम काम करेगा? या आप कोई सवाल को लेकर कोई ट्रिक फॉलो करते हो और क्वेश्चन ने क्या किया, उसको थोड़ा सा घुमा दिया। आप सोचते थे कि उसी ट्रिक पे रख दूंगा काम हो जाएगा, नहीं काम करेगा। तो एल्गोरिदम को समझना ठीक बात है, लेकिन उसकी डेप्थ को, उसकी गहराई को जानना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो केवल लगा था तो वो वैसे ही गलत हो गया। क्लास में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करें, कोई बुराई थोड़ी है, कोई बुराई नहीं बेटा इसमें। तीसरा, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास। मैंने कहा अभ्यास में बुराई तो छुपी ही छुपी है, और साथ में अधिक से अधिक अभ्यास ये एकदम गलत हो जाता है। केवल संकल्पनात्मक ज्ञान ये भी गलत है। तो कहने का मतलब दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रियाशील गतिविधि। तो जिस ऑप्शन में अगर मान लो आपको सवाल नहीं समझ आ रहा है, वो प्रश्न नहीं समझ आ रहा है, और ये मानकर चलना पेपर में जो आकर रोते हो बाद में ना सर मैं इतने नंबर पे रह गया, ये हमेशा मानकर चला करो मेरे दोस्त, हमेशा मानकर ये बात चलना